तो शुभ समाचार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। अब से कुछ देर में दिल्ली में नई सरकार का इंतजार आज खत्म होने वाला है। रामलीला मैदान में होने वाले बेहद भव्य समारोह में आज दिल्ली की नई सरकार शपथ लेने वाली है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और करीब 30,000 गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम नई दिल्ली से विधायक परवेश वर्मा का है। कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह और रविंद्र राज का नाम शामिल है। तो देखिए, कल लगातार पूरे दिन इंतजार रहा कि आखिर कौन सा वो नाम होगा जिस पर मोहर लगेगी और आखिरकार वो चेहरा जिसकी उम्मीद भी लगाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी का जो चिर परिचित अंदाज है उससे इस बार बीजेपी नहीं हटी है। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर कल शाम लग चुकी है और उसके बाद जश्न की ये तमाम तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रेखा गुप्ता के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज रेखा गुप्ता आम से खास बनने वाली है। इस स्पेशल दिन की शुरुआत रेखा ने सबसे पहले पूजा पाठ से की और फिर उसके बाद अपने घर के बाहर अपने समर्थकों से मुलाकात भी की। इस बीच रेखा गुप्ता ने वहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस बीच हमारी संवाददाता अर्पिता ने नई दिल्ली की सीएम से खास बातचीत की है। सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। बहुत ही गर्व की अनुभूति है और न केवल मेरे लिए बल्कि देश की आधी बहुत सारी बेटियां जो साधारण परिवारों से जुड़ी हैं, आज उनको भी ये महसूस होता होगा कि वो भी कोई सपना देखने हैं, उनको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज जब मुझे मिला तो वो सबको मौका मिल गया। मैम, आप और अरुण केजरीवाल में समानता, वो भी हरियाणा से, वो भी बनिया समाज से, सर हाथ नहीं, सर हाथ नहीं। देखिए, समानता जरूर होगी समाज की, हरियाणा की, परंतु जो काम उन्होंने किया वो मैं नहीं कर सकती। मैं समाज का नाम रोशन करूंगी, हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। अरे सर, शपथ नहीं हो रही सर। आप क्या मुद्दे होंगे? यमुना मुद्दा होगा, शीश महल का मुद्दा, ये कौन सा मुद्दा? और एक महिला के तौर पर आप, क्योंकि महिलाओं को सब साधने की कोशिश करते हैं, आप महिलाओं के विकास के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, मुद्दे हजारों हो सकते हैं, परंतु जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है और उन्हें पूरा किया जाएगा। थैंक यू। तो दिल्ली में कल मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में T20 के किसी मैच में सुपर ओवर खेला जाता है। इस फैसले में रोमांच इतना था कि आखिर तक किसी के लिए भी ये बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का चुनाव किया है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को विधायक दल नेता चुन लिया गया और आज वो रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शपथ लेने के बाद वो ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही वो वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी एक महिला मुख्यमंत्री को कमान सौंपने के साथ हो रही है। दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थी। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में पार्टी की नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला को मिली है जिनका नाम है रेखा गुप्ता और जिन्हें कल विधायक दल का नेता चुन लिया गया और आज वो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हीं प्रवेश वर्मा ने रखा जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया। आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार।
दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होना है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद रेखा गुप्ता ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीम मोदी का हिस्सा बनकर ही दिल्ली में काम करने वाली हैं। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगे। छात्र जीवन से सियासत का पाठ पढ़ने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1995 में सचिव बनी, तो वहीं रेखा ने 1996 में अध्यक्ष का पद पाया। फिर 2004 में वो बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007, 2012 और 2022 में बीजेपी से पार्षद बनी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। 2023 में मेयर चुनाव में भी रेखा गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का भरोसा अपनी जमीनी कार्यकर्ता पर कायम रहा, जिसका नतीजा है कि 2025 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव जीती रेखा गुप्ता को पहली जीत के साथ ही सीएम पद की कुर्सी भी मिल गई। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो विधायक दल का नेता चुने जाने पर। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेंगी। एक निर्णय है, बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति को चुनकर भेजा गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया विधायक दल में। बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके देश में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता थे और अब दिल्ली से भी रेखा गुप्ता को चुनकर कार्यकर्ताओं को महत्व देने का संदेश पड़ा है। बीजेपी ने एक रेखा के जरिए अनेक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने महिला दांव खेलकर आम आदमी पार्टी को चित किया है। आतिशी अब तक महिला सीएम थी, तो अब रेखा गुप्ता महिला सीएम चुन ली गई हैं। यानी महिला दांव आम आदमी पार्टी चलना भी चाहे तो नहीं चल सकती। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। रेखा गुप्ता को सीएम चुनकर मिडिल क्लास को भी संदेश दिया गया है। साथ ही बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए संदेश है कि मेहनत करते रहिए, इनाम जरूर मिलेगा। हमें आधी दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का रेखा जी को मौका मिलता है। मोदी जी ने कहा कि मैं 33% विमेन रिजर्वेशन लेके आऊंगा, तो यहाँ तो ने 50% ही कर दी, सीधा लेडीज को हाइट दे दिया। दूसरी बात है, मोदी जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रेखा जी जो है वो मुझे लगता है एक बड़ा चेहरा कामयाब। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सभी क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, उनका सर्जन का अनुभव, उनका सत्ता का अनुभव, लेकिन जब वो एक महिला है तो एक महिला होने के नाते मुझे और भी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। रेखा गुप्ता पार्टी दफ्तर में प्रवेश करने से लेकर बैठक शुरू होने तक शांत और आत्मविश्वास से लबरेज दिखी। वो इस दौरान सबसे मिलती हुई नजर आई। जब वो बैठक में पहुंची तो दूसरी पंक्ति में बैठी कई अन्य राज्यों में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में जो मुख्यमंत्री चुने गए वो भी पहली नहीं बल्कि बीच में या आखिरी की पंक्ति में बैठे देखे गए थे। दिल्ली में भी वही हुआ और फिर शांत बैठी रेखा गुप्ता के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थीं तो दूसरी शीला दीक्षित थीं।
तीसरी आम आदमी पार्टी की आतिशी थी और चौथी मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता शपथ लेकर बनने जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें शीला दीक्षित अकेली ऐसी नेता थीं जिन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था और 15 सालों तक दिल्ली में उन्हीं की सरकार थी। अब रेखा गुप्ता दूसरी ऐसी महिला नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है और ये जीत बड़ी और कामगार इसलिए हो गई है क्योंकि महिला चेहरे को ही चुन लिया गया है। रेखा गुप्ता अब नई सीएम होंगी, 12:35 पर शपथ लेंगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है राज मिश्रा जी और वान्या आर्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ज्योतिषाचार्य हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात इस पे भी करेंगे क्योंकि दिल्ली को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है और जब बीजेपी की वापसी इतने सालों के बाद हुई है तो आगे के 5 साल कैसे रहने वाले हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले राज मिश्रा जी आप ही के पास में आना चाहूंगी और आपसे समझेंगे क्या कहती है रेखा गुप्ता की कुंडली, क्योंकि बहुत सारे वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। महिला हैं, साथ ही साथ वैश्य समुदाय से आती हैं, तो क्या आपको लग रहा है क्या आगे के समीकरण कहते हैं? गुंजन जी, आपने भी रिपोर्ट भी दिखाया और मैं देख रहा था कि सस्पेंस बहुत ज्यादा था कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, है ना। ये पार्टी में भी था, देश के अंदर भी था, पब्लिक के अंदर भी था कि आखिर चीफ मिनिस्टर होगा कौन। लेकिन आपको बता दूं, आपके चैनल पर यह सस्पेंस नहीं था। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक परसों की बात है, 4 बजे का शो आपके यहाँ कर रहे थे और जिस पर ये क्लियरली कहा गया था, जिसमें 11 कुंडलियां आपके यहाँ लाई गई थी और उसमें रेखा गुप्ता की कुंडली मैंने भी यहां बैठकर प्रेडिक्ट किया था और जो बाकी मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत क्लियरली ये प्रेडिक्ट किया था कि यस, रेखा गुप्ता की कुंडली 90 से 95% जो चांस है वो उनके मुख्यमंत्री बनने का है और वास्तविकता में वो रिजल्ट देखने को मिला। एक और चीज आपको बता दूं, मैं खैर आपके प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन एक और चीज, ज्योतिष की सच्चाई इसी से पता चलती है। उस दिन मैंने एक श्लोक बोला था, जब उस दिन मैं आपके कार्यक्रम में बैठा हुआ था कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत उभय अन्नं संदिष्टि जात सचेदी राजभाग। यदि किसी कुंडली के अंतर्गत राजयोग नजर आता है, जो कि रेखा गुप्ता जी की कुंडली में जिस श्लोक का मैंने बात किया है, ज्योतिष में कहा जाता है पंचम और नवम का अगर संबंध हो तो मुख्यमंत्री योग बनाता है और ये योग जो है वो रेखा गुप्ता जी की कुंडली में था। ये योग खैर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी था, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर पद तक पहुंचे और ये योग रेखा गुप्ता जी की कुंडली में था और हम लोग उस दिन इस योग को देख रहे थे और तब मैंने क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि यस, इनके कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग है। अब अगर आज की बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, खैर मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, आज का जो शपथ ग्रहण की कुंडली बन रही है और जो रेखा गुप्ता जी की कुंडली बन रही है, उन दोनों में कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं। एक तो आज के दिन को जो सिलेक्ट करने का काम किया गया है, आज तिथि सप्तमी है, खैर 10:01 तक रहेगी, उसके बाद तिथि परिवर्तन होगा, लेकिन सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य है और आज जो नक्षत्र है वो विशाखा है, उसके जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। यानी ज्ञान भी, समता भी लेकर के आया जाएगा, किस प्रकार सुचारू रूप से दिल्ली को चलाना है उसकी परिस्थिति और कैसे इसको आगे बढ़ाना है ताकि दिल्ली की ओर प्रसिद्धि हो, इन दोनों को कम से कम ठीक करने का प्रयास किया गया है और दोनों का रिजल्ट रहेगा। अब अगर मैं शपथ की कुंडली, सबसे पहले अगर मैं रेखा गुप्ता जी की कुंडली को लेकर के बात करूं, 10th हाउस के अंतर्गत चंद्रमा है, शनि है, बुध है, शुक्र है और मैंने उस दिन की प्रेडिक्शन में भी ये कहा था कि 9 वर्ष में एक बार ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र उच्चस्थ होते हैं और 5 महीने रहते हैं और वो वर्ष 2025 का ही था और रेखा गुप्ता जी की कुंडली में इस टाइम शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मेरे दृष्टि से रेखा गुप्ता बहुत बेहतरीन करने वाली हैं और वास्तविकता में दिल्ली को एक नई दिशा मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आज 12:35 का जो समय सिलेक्ट किया गया शपथ ग्रहण की। अगर कुंडली का समय देखा जाए, वृष लग्न उदय हो रहा और वृष लग्न में वृष लग्न एक स्थिर लग्न है, बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार आएगी वो स्थिरता के साथ, जो चीफ मिनिस्टर बन रही है रेखा गुप्ता, वो बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ जो अगला 5 साल है उसको व्यतीत करने वाली हैं।
मेरे दृष्टि से यह संयोग बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बिल्कुल राज जी, तो राज जी ने रेखा गुप्ता की कुंडली के बारे में बताया और बताया कि आने वाले 5 साल जो है वो रेखा गुप्ता के लिए कैसे रहने वाले हैं। और अब रुक करते हैं वान्या जी का। वान्या जी, रेखा गुप्ता जो है वो चौथी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली की बनने वाली है। इससे पहले सुषमा स्वराज रही, उसके बाद जो है आपको जानती हैं कि शीला दीक्षित भी रही, फिर उसके बाद आतिशी, और अब रेखा गुप्ता की बारी। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री होना एक महिला का, और कहीं ना कहीं बीजेपी से ये संदेश भी देती है कि वो किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहती, क्योंकि अवरेश वर्मा जो है वो लगातार जो है इस रेस में बने हुए थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करना चाहूंगी गीतिका जी। अगर हम रेखा गुप्ता की कुंडली की बात करते हैं तो कल भी हमने जीएनटी के माध्यम से 4 बजे शो किया था, जिसमें रेखा गुप्ता जी को हमने 95% जो है मैंने रेटिंग दी थी। और वहां पर और भी पैनलिस्ट जो थे वहां पर उन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए नॉमिनेट किया था, कुछ स्पेसिफिक पैनलिस्ट ने। सो हम लोगों ने कल 4 बजे शो किया था। तो रेखा गुप्ता की जो कुंडली है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके हिसाब से अगर हम बात भी करते हैं तो वो मूलांक जो है इनका 19/7/1974 जो है इनकी एक कुंडली का डेट ऑफ बर्थ है, जो हमें इंटरनेट पर मिला है। और इनका अभी शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा जो है इनकी चल रही है। इस हिसाब से इनका मूलांक जो है वो 1 बनता है, जो इनका भाग्य अंक है वो 2 बनता है। 2 कैसे बनता है? 11 से बनता है, जो कि एक मास्टर नंबर है। पर्सनल ईयर इनका 8 चल रहा है, बैक बेंचर नंबर भी जो है वो 11 है। और इनकी जो करंट एज है ये कहीं ना कहीं 50 पर जो है करंट इनकी एज है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी पिनाकल साइकिल्स में भी पहला पिनाकल साइकिल 1 पर आ रहा था, दूसरा जो है वो 4 पर आ रहा था। उसके बाद जो है ओवरऑल जो है अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मिथुन राशि कन्या लगन जो इनका बन रहा है, जुपिटर जो है वैसे भी आप लोगों को पता है कि 14 मई से जो है ये एंटर कर जाएगा। अभी वृषभ में जो है करंटली ये चल रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम जो है ये इनके लिए है। कल आप 19 तारीख थी, 19 तारीख को ये जीती है, और जो है आज जो है 20 फरवरी है। कहीं ना कहीं इनके लिए 1 और 9, जब भी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं तो 1 और 9 का जो कॉम्बी होता है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 60% एनर्जी जो है वो 1 की आती है और 40% एनर्जी जो है क्यूमुलेटिव में वो 9 की आती है। तो दोनों सूर्य और मंगल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पिनाकल साइकिल्स में भी जो है राहु आ रहा है। तो सूर्य राहु और मंगल ये तीनों जो होते हैं पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो अभिजीत मुहूर्त जो है इनके लिए सिलेक्ट किया गया है विशाखा नक्षत्र में, और इस अभी जो है वृषभ लगन रहेगा। तो ये जो लोग अभिजीत मुहूर्त जो होता है ये कहीं ना कहीं 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद में 12 बजे के ये कंसिडर जो है करा जाता है। 48 मिनट्स का बहुत ही ऑस्पिशियस ये जो होता है ये टाइम होता है। इस टाइम में कुछ भी जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव मोमेंट्स नहीं होते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो होता है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। इट इज द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स, कोई भी न्यू कमिटमेंट्स होती हैं। उसके बाद इसमें जो होती हैं ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान विष्णु जी की। वृषभ लगन जैसे कि अभी राज जी भी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को एको करती हूँ, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। तो जो भी इस टाइम पर जो भी शपथ ग्रहण समारोह है इसमें जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी। उसके बाद जो है ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये विक्ट्री का होता है, ट्रियम्फ का होता है, विल पावर का होता है, परसेवरेंस का होता है, एम्बिशियस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, लीडरशिप, सक्सेस। इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो भी ओवरकम होती हैं। आगे बात करते हैं 12:35। 12:35 को अगर मैं ऐड करती हूं तो कितना आता है आपका? 2 बनता है। 12 से 3 बना और 35 से 8 बना, तो कहीं ना कहीं 8, 9, 10, 11 ये भी 11 से 2 बना है। और इनका अगर हम भाग्यांक भी देखते हैं रेखा गुप्ता जी का तो ये भी 11 से 2 ही बन रहा है अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, यानी कि 19/7/1974। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं इनका जो प्रोफेशन है, जो बैक बेंचर नंबर है, जो लास्ट के ईयर के 2 डिजिट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं 11 पर ही आ रहा है। तो इनकी लाइफ में जो आज का दिन है ये भी 11 से 2 है और आज का दिन 20 से 2 है। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 का इनके जीवन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कल 19 था तो कहीं ना कहीं 1 और 2 इनको बहुत फेवर करता है। और ये आगे भी इनका कार्यकाल जो है वो काफी ज्यादा
अच्छा रहने वाला है अगर हम ओवरऑल जो है कंडीशंस को देखते हैं, ओवरऑल जो हमने इनका डेट ऑफ बर्थ देखा या और चीजें देखी या जो कुंडली। बिल्कुल वान्या जी, वो जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अभी तक चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जिनमें की 2 मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा है। सुषमा स्वराज 52 दिन का कार्यकाल रहा और आतिशी का भी बहुत कम दिन का ही रहा। शीला दीक्षित लंबी पारी जरूर खेली है। उम्मीद रेखा गुप्ता जी से भी यही की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे आस्था के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की। पावर्ड बाय पैसाबाजार.com, लोन से ही मिलेगा यही। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ के समापन में 1 हफ्ते का ही समय बचा है। वहां श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। अब तक 57 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज भी इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यहाँ कुंभ के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकें और पवित्र स्नान कर पाएं। ये दुनिया का सबसे विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा स्नान हुआ और कहते हैं कि ये जीवन में एक बार, ऐसा नहीं कई जीवन में एक बार है, बहुत सारे वंस इन सेवरल लाइफ, तो ये तो बहुत अद्भुत है। कमा लिया आप। अरे बहुत अच्छा है, सबके लिए, हम हमारे लिए नहीं सबके लिए आए हैं। इस महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जिसने स्नान कर लिया उसकी एक पहचान भी बता दी। स्नान जिसने कर लिया उसके माथे पर त्रिपुंड लगा होगा, राम राम लिखा होगा। इस समागम में श्रद्धालु अलग अलग रंग में दिख रहे हैं, वहीं अलग अलग तरीके और अनोखे अंदाज में भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक मध्य प्रदेश से आए हैं तो दूसरे महाराष्ट्र से। सनातन को लेकर आस्था ऐसी है कि ये नितेश राजपूत साइकिल से ही प्रयागराज पहुंच गए। वो मध्य प्रदेश के शिवनी से आए हैं और अब वो अयोध्या होते हुए वैष्णो देवी तक जाएंगे। शिवनी से चले हैं और वैष्णो देवी तक की यात्रा करेंगे और ये प्रयागराज महाकुंभ भी आ गए हैं। जिस प्रयागराज महाकुंभ में लोग पैदल चलने के लिए सोच रहे हैं, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो अभी तक ये साइकिल से ही पूरी यात्रा शुरू करके और ये वैष्णो देवी तक ये यात्रा करेंगे। मिनिमम 150 प्लस पर डे हो जाता है जी। और रात में रुकते कहाँ हैं? रात में मंदिर पे, पेट्रोल पंप पे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ व्यवस्था हो वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, आप तिरंगा भी लगाए हुए हैं, मतलब ये तो है ही किसान है जी, ये तो हमारे भारत की शान है। वहीं ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से आए हैं। इनके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। बुधवार को शिवाजी महाराज की जयंती थी, लिहाजा इन लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कुंभ में डुबकी लगाई। भवानी जय शिवाजी। अब जबकि इस महाआयोजन के समापन में महज 1 हफ्ते का ही समय बचा है, तो भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज समेत देश भर में काफी इंतजाम किए हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं ताकि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो। लखनऊ पर ये सुविधा की गई स्टेशन चारबाग पर कि जो लोग टिकट, जनरल टिकट के लिए भी इस तरीके से मशीन लगाई गई हैं और वहां पर भी लोगों के लिए आपको अगर हम लाइन से दिखाएं तो तकरीबन देखिए 12 से 20 ये मशीनें हैं। इन मशीनों को लगाया गया है एक तरीके से, यहाँ पर टिकट दिया जाता है। जो जनरल टिकट्स है वो लोगों को यहाँ से इजीली दिया जाता है, क्योंकि भीड़ होने के नाते यहाँ पर से सीधा उनको टिकट दे दिया जाता है जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है, ये सुविधा की गई है। ये बताइए कि यहाँ से क्या कैसे टिकट मिलता है? यहाँ से हर जगह के टिकट मिल जाते हैं, जनरल टिकट।
इतना ही नहीं, कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में कई ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं जिनमें 2-2 इंजन लगाए गए हैं ताकि समय की बचत हो। बिना समय गवाए ट्रेन को वापस रवाना कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी ट्रेन के इंजन को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने में काफी वक्त लगता है। इसके साथ ही इस दौरान रेल लाइन भी प्रभावित होती है, लेकिन डबल इंजन लगाने से काफी आसानी होती है। यकीनन कुंभ के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से सिमर चावला, संतोष कुमार, चंदौली से उदय गुप्ता और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। काशी में भी इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि महाकुंभ की इस महाशिवरात्रि में श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लिहाजा मंदिर प्रशासन ने वीआईपी पास तक निरस्त कर दिए हैं। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। काशी में श्रद्धालुओं का ये मेला बता रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि यहाँ बहुत खास होने वाली है। महाशिवरात्रि से एक हफ्ता पहले ही काशी विश्वनाथ धाम में खास पूजा पाठ शुरू हो गया है। महाशिवरात्रि अगले हफ्ते 26 फरवरी को है। ऐसे में इस पावन मौके पर यहाँ 15 प्रधान विग्रहों का अनुष्ठान कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। महाकुंभ की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज से काशी पहुँच रहे हैं। लिहाजा इस बार यहाँ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड भी टूटने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, जबकि मंगला आरती तक ये आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच गया था। अब इन दिनों रोज करीब 6 लाख श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ फिलहाल वीआईपी दर्शन निरस्त कर दिए गए हैं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि की विशेषता यह है कि यह महाकुंभ की महाशिवरात्रि है। महाकुंभ में पूर्व के वर्षों में महाशिवरात्रि पर एक दिन में जितने श्रद्धालु आते रहे हैं, उससे अधिक संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और महाशिवरात्रि के दिन भी यही हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या बहुत अधिक रहेगी श्रद्धालुओं की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूरे प्रबंधन के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दर्शन सुलभ करने के लिए जो हमारी अधिकतम क्षमता हो सकती है वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्तमान ढांचे में, उस पर हम लोग इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। उस पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। संभावना के दृष्टिगत किसी प्रकार का प्रोटोकॉल, किसी प्रकार का वीआईपी दर्शन, किसी प्रकार का स्पर्श दर्शन, किसी प्रकार का विशेष दर्शन उस दिन नहीं हो पाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भी रुद्राभिषेक इत्यादि का संकल्प है वो न्यास के द्वारा, न्यास के कार्मिकों के माध्यम से किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के बीच काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ दिव्यांगों की मदद की जा रही है तो बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पानी के भी इंतजाम है ताकि बढ़ते तापमान और थकावट के बीच ये लोगों को राहत दे सके। वैसे तो साल भर काशी में रौनक रहती है। भक्त देश के कोने कोने से यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन जब मौका अपने आराध्य भोलेनाथ के विवाह का हो तो बात और खास हो जाती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, जो न केवल एक बैंकर हैं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट के साथ सिंगर भी हैं, उन्होंने अपनी आवाज और एक्टिंग कॉम्बिनेशन दिखाते हुए एक नया गाना रिलीज किया है जिसमें वो बंजारा बनी हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में उनका एक और गाना आया है जिसके बोल हैं, मारो देव बापू सेवालाल,
इसे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इसे सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चलिए आपकी खास मुलाकात करवाते हैं अमृता फडणवीस से। आप बैंकर हैं, आप एक बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, आप गाना भी आप पहले से गा रही हैं, इसमें भी गाइए, एक्टिंग भी कर रही हैं, तो कैसे आपने इस गाने का चयन किया और क्या कुछ कहेंगे अपने इस गाने को लेकर? जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एक बंजारा गीत है। बंजारा समाज का कल्चर, उनकी संस्कृति दिखाता है। ये गीत मेरे पास एक बंजारा समाज के ही व्यक्ति लेके आए थे। उन्होंने ये आइडिया मुझे दी कि आप बंजारा समाज के लिए एक गीत गाइए। और ये लास्ट ईयर की बात है जब सेवालाल जी की जयंती थी पिछले साल की। तो तब तो हमें उतना वक्त भी नहीं था, तो मुझे उसके लिरिक्स अच्छे लगे। लिरिसिस्ट भी बंजारा समाज से है अपने। लिरिक्स अच्छे लगे और ट्यून जो कामोद सुभाष जी ने बनाई वो भी मुझे अच्छी लगी। तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया और टी सीरीज को हमने भेजा। और इनफैक्ट हमने शक्ति जी से पहले डिस्कस किया वो, और उन्होंने सजेस्ट किया हम टी सीरीज को भेजेंगे। और ही पिक्चराइज्ड कि ये सॉन्ग कैसे हो सकता है, उसकी एक व्यू पॉइंट हमारे सामने रखी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो गीत है ये एक अनुभूति है एक बंजारा समाज की डिवोटेड स्त्री की, कि वो जिस तरीके से अपना डिवोशन रखती है सेवालाल महाराज के लिए, और हर जगह उनको अनुभूति होती है उनकी। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया है शक्ति जी ने। और वैसे ही आप जो सेवालाल जी को उसमें देख रहे थे, जिसमें उसकी बहुत ही पूर्ण अनुभूति हो रही थी, वो प्रीतम जी की वजह से, who was there at the right time every time। सेवालाल जी के बारे में मैं जानती थी पर और भी पढ़ा, तो वो जो डिवोशनल फीलिंग होती है उनकी तरफ, जो प्रेम है वो अपने आप आया। गाते समय आई कुड इमोट दैट, क्योंकि मैंने वो स्टडीड किया और गाने की ट्यून भी आपने देखी होगी, एकदम एप्ट है इन फीलिंग्स के लिए। और जब गा के मैं फील कर पाई, तब एक्ट करके फील कर पाना उतना ही इजी था मेरे लिए। पर डांस और एक्ट एक साथ करना था, उसके लिए मैंने यकीनन रिहर्सल की। सर मुझे वाइबिन स्टूडियो मुझे 4 दिन में जाके मैंने वहाँ प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस की वजह से मुझे आगे जाके शूट के टाइम वो मुश्किल नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, वैसे ही जैसे गायन के लिए ज़रूरी है, डांस के लिए तो ज़रूरी है ही। बट इनका गाइडेंस, इन्होंने पहले से जो मुझे आइडिया दी थी कि क्या कौन से लाइन पे क्या होने वाला है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा वो इजी हो गया। पिक्चर का पूरी लाइन है ऐसा लोगों ने लिखा हुआ है, तो एक्टिंग को लेकर के आपकी क्या थिंक होगी? मैं बेसिकली बचपन से ही मैं गायन करते आ रही हूँ, गाते आ रही हूँ। एंड जब मैं गाती हूँ, मेरे खुद के गाने में इमोट बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। यहाँ तक कि मेरा दायरा है और मैं वो ही चालू रखना चाहती हूँ। अपने गीतों के द्वारा भी मैं बहुत कुछ कन्वे कर सकती हूँ। आज बंजारा कम्युनिटी के बारे में कन्वे किया, कल कोई सोशल इशू कन्वे कर सकती हूँ, और आगे जाके और भी कम्युनिटीज़ के कल्चर में सामने ला सकती हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरा दायरा है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और जिसमें मैं प्रशिक्षित हूँ, तो आई विल कंटिन्यू दैट। अच्छा, कॉस्ट्यूम कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आ गई पहले बताएं तो, क्योंकि आपने जो पहन रखा था काफी बहुत सुंदर लग रही थी आप। आपको क्या एकदम दिल के करीब आपकी छू गई, कौन सी ऐसी चीज थी? मुझे तो अनुभूतियाँ हो रही थी, क्योंकि वो गाना जब चालू था और जैसा पूरा एनवायरनमेंट था, मुझे असली में लग रहा था कि सेवालाल जी आसपास है। और वो गीत सुन के और हमारी उनकी और जो ये प्रस्तुति है जान के वो कहीं आसपास ही आए हो गया, ऐसी अनुभूति आने लगी थी मुझे। और मुझे दोनों ही कॉस्ट्यूम्स, 2 कॉस्ट्यूम चेंज थे, दोनों ही बहुत ही अच्छे थे, एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर, और उठ के दिख रहे थे। तो कॉस्ट्यूम्स वो इक्वली गुड, बोथ ऑफ देम। आपका ये जो गाना है धड़ाधड़ व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक बार आपको भी जाना चाहिए टी सीरीज के मंच पर और इस गाने को देखना चाहिए। और बहुत ही प्यारा ये गाना है, थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, हिंदी भाषी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिल छू लेता है, इस बात की पूरी गारंटी है। बने रहे हमारे साथ। टिप समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।